21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि इन दोनों को गुणा करना है। देखो कितना अच्छा है, लेकिन सर्वसमीका मीन्स सूत्र का प्रयोग करके। गुणा तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 7 का गुणा करेंगे फिर 0 का, फिर नहीं, लेकिन सर्वसमीका का प्रयोग करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या करना है, 103 मल्टीप्लाई 107 ये क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, हमें गुणा करना है। देखिए जो क्वेश्चन दिखने में जितना साधारण होता है ना, वही उतना थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा वो होता है, मतलब कठिन ही समझ लो। क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणा करना है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसका कहाँ से हम इसका सॉल्यूशन निकालें। इसको हम इजी फॉर्म में लिखना चाहेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि यार इसको आसान तरीके से कैसे लिखा जाता है। तो मैं देखूंगा कि यार ये जो 103 है, तो क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि ये 100 धन 3 है। ध्यान से देखो, है कि नहीं है। इसी प्रकार आगे वाले को मैं क्या लिख सकता हूँ, गुणा का चिन्ह लगा दो, चाहे 100 धन 7। देखिए क्या यहाँ पे कोई दिक्कत आई, आने भी नहीं चाहिए। क्या कहा मैंने कि मैंने इसको किस रूप में लिख दिया, तोड़ के लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 100 में कोई भी देखो, 100 में आप गुणा करो कुछ भी, इतना आसान होता है ना, 0 लगा देते हैं, बात खत्म। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको लिखा यार 100 धन 3 है, और ये मेरा 100 धन 7। अब इनको ध्यान से देखो, वैसे जहाँ पर गुणा की आवश्यकता नहीं, जब ब्रैकेट लग रहे हो ना तो गुणा की जरूरत नहीं, चलो मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे ना वही बात, हमें क्या सबसे पहले सूत्र याद करने हैं। अगर हमें फॉर्मूला, जिसने कहा ना सर्वसमीका का प्रयोग करें, तो सर्वसमीका क्या हुई, सूत्र हुई, फॉर्मूले हुई। अब अगर हमें फॉर्मूले याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। पहली बात, छेड़ना ही मत, सीधी सी बात है। जिस बच्चे को फॉर्मूले याद नहीं है, छेड़ना ही मत इस क्वेश्चन को, बात खत्म, ठीक है। ऐसे नहीं कि इनका गुणा कर दिया, मैं तो इसमें माइनस मार्किंग कर दूँ। अगर कोई ऐसा गुणा कर देना, इसका गुणा कर दो, तो सोचेंगे कि नंबर मिलेगा, मैं तो ऋण 1 रख दूँ वहाँ पे, है ना। ये कोई वो नहीं है बेटा, आप 9th में पढ़ रहे हो, तो आप सूत्र तो याद कर ही सकते हो। सूत्र वो 8 के, है ना, तो 8 तो आपने किया होगा, तो सूत्र तो याद होने चाहिए। तो क्या करना है, तो दिक्कत कहाँ आती है उन बच्चों की जिनको सूत्र याद है, उनको दिक्कत आती है कि उनको ये पता नहीं होता यार किसका प्रयोग करें। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसीलिए देखो, इसी पेपर में देखो कितने क्वेश्चन आ गए सूत्र वाले। तो सबसे पहले ना सूत्र लिख ही दो, सूत्रों को एक कोने में कहीं पे लिख दो कॉपी में, बाद में उसको काट देना रफ पेज समझ के, कोई नहीं देखेगा उसे। तो क्या करना है, आपने इस प्रकार बना दिया। अब देखिए कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। देखिए बेटा, एक होता है जैसे, अब ये ऐसा खुला वाला सूत्र कौन होता है, एक होता है ये, और मैं आपके सामने ही रखता हूँ, a+b और a-b। ध्यान दो, ये सूत्र होता है कि नहीं होता। अब ये सूत्र क्या इसका प्रयोग होगा, देखते हैं। तो देखो भाई, a 100, ठीक है। अब यहाँ भी a, यहाँ भी ठीक है भाई, यहाँ मेरा सेम है 100 है, और यहाँ भी मेरा a है, यहाँ भी 100 है, इसका मतलब a की जगह 100। वेरी गुड, बढ़िया हो गया, ठीक है जी। यहाँ मेरा कितना है, 3 है, मतलब b मेरा यहाँ 3 है, यहाँ b की जगह, लेकिन यहाँ b 7 है। देखो समझ गए ना, देखो a तो ठीक है, यहाँ भी 100 यहाँ भी 100, लेकिन ये b मेरा चेंज हो रहा है। b चेंज नहीं चाहिए था, अगर यहाँ पे भी 3 होता ना तो मैं इसी सूत्र का प्रयोग करता, आंख बंद करके मैं इसका प्रयोग करता, क्योंकि मेरे बी भी सेम होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी अलग है। तो अब मुझे यहाँ पे दिमाग लगा भाई ये सूत्र तो नहीं है, क्लियर आ गया। यही बात प्लस और माइनस की, इसका एडजस्ट हो जाता है, इसका एडजस्ट हो जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत मेन क्या है, बी जो मेरा है वो अलग अलग है, बी सेम होना चाहिए था। अब ये तो है नहीं, इसी की तरह एक दूसरा सूत्र कौन सा था, है तो ध्यान रखो। अब यहाँ पे एक सूत्र हुआ करता था, चूंकि मैं उसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं लिखता हूँ क्या होता है वो सूत्र, x + a इंटू एक्स प्लस बी। ध्यान दो, इसमें क्या हो रहा, जो मेरा पहले टर्म है x, यहाँ भी x और x सेम है, x = 100 देख रहे हैं, और यहाँ a 3 है और b 7 है, चेंज है ना, दूसरा पद क्या है, चेंज। अब बाकी धन तो है, धन तो फिर भी एडजस्ट हो जाता है, चिन्ह एडजस्ट हो जाते हैं, मेन हमें ये पता होना चाहिए। देखिए इसके बाद ये सूत्र होता क्या है, यहाँ पे जगह कम पड़ेगी, क्या होता है, x² + a + b इंटू एक्स प्लस ab। सॉरी, यहाँ पे जगह क्या होगी हमारी, कम होगी, कोई नहीं, देख लेना, ए बी है बेटा ये, ठीक है, ए बी है। तो ये सूत्र होता है, क्लियर है। अब ये सूत्र याद नहीं होगा तो कैसे होगा फिर। अब फिर वही करो, अब इसको भूल जाओ, यहाँ से देखो अब, ठीक नहीं, पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये भी तो लिखना है, यहाँ हमारे पास क्या क्या है ना। एक्स की जगह देखो बच्चों, एक्स की जगह यहाँ भी 100, एक्स की जगह यहाँ भी 100, तो ठीक है भाई, एक्स की जगह हमने 100 लिख दिया। ए दूसरा क्या है मेरे पास, ए की जगह देखो, ये पहले वाले कोष्टक में क्या है, ए की जगह पे 3 है, ठीक है। दूसरे वाले कोष्टक में x तो क्या है, 100 ही है, ये तो हमने लिख दिया। अब b की जगह क्या है, 7 है, ये जरूर लिखना चाहिए ना, इससे बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब बस अब भूल जाओ इनको, अब इसको देखो x 100 धन की जगह धन, a की जगह 3 इंटू, ठीक है, फिर आ जाएगा कोष्टक लग जाएगा, ये है ना कोष्टक, x की जगह 100, b की जगह 7 इज इक्वल टू x² मीन्स 100 का स्क्वायर।
प्लस प्लस ए की जगह कितना है 3, बी की जगह कितना है 7, इंटू में कितना है एक्स का मैंने एक्स मीन्स 100, ठीक है, प्लस प्लस ए कितना है देखिए ए कितना है 3, और बी कितना है इंटू 7, ठीक है, ये इंटू में है। देखिए कितना बढ़िया हो गया, इसको छेड़ना नहीं है क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है ना। अब इसमें क्या होगा, कभी भी जब भी घात हो ना तो जीरो डबल कर दो, जैसे ये है तो ये 2 जीरो है, देखिए कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो घात 2 है तो 2 जीरो और लगा दो, ठीक है, प्लस 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ गुणा हो जाएगा 10 के साथ 100 का, प्लस ये 7 में कितना हो जाएगा बच्चों 21 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या होता है ये, तो इनका दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, प्लस 21। अब इसको क्या करना है जोड़ना है, जोड़ेंगे कैसे, फर्स्ट डिजिट फर्स्ट, तो कितना आएगा 1, सेकंड 2 आ जाएगा, तीसरी इसमें तो है नहीं, इसमें तीसरी कितनी है 0 है, इसकी तीसरी कितनी है 0 ही है, इसकी चौथी 1 है, इसकी चौथी 0 है, तो 1 आ जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने ये क्वेश्चन कराया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आना चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, मतलब 9th का कोई भी पेपर उठा लो, कोई भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन आया हो। ये मैं लिख के देता हूँ, ये वाला भी और इसके ऊपर वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे ये हो, ठीक है, और चाहे आपका ये वाला, ये भी और ये दोनों क्वेश्चन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये पूछे गए। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, चलो अब उसको देखते हैं। तो देखिए 22वां क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार तो 6 नंबर में पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत बार 6 नंबर में पूछा गया है, जबकि है कुछ भी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करे कि यदि ये 0 है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मदद करनी है, ये 22वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि ये जो है उसमें 8 सूत्र हैं लगभग, 9th में 8 के लगभग सूत्र हैं, मुझे कंफर्म नहीं है, ध्यान मतलब 8 तो है, इतना मुझे याद है। तो इसमें क्या है, ये जो सूत्र है ये उसमें थोड़ा कठिन है, जितने सूत्र आप देखोगे ना ये कठिन है, तो इसको याद करने के अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है और ये क्वेश्चन आपको आता है, तो मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आता है और आपको सूत्र याद नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पेपर को भी रखना पड़ेगा इसमें साथ में, है ना, थोड़ा इससे समझने के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दिया है, पहले हम ये लिखते हैं जो दिया है, ठीक है बच्चों। तो दिया है क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, क्या है 0, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, ओह सॉरी ये है 0 है, ठीक है। और ज्ञात सिद्ध करना है, दिखाइए या सिद्ध करना है, जो भी है सिद्ध करना है क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy और z, ये हमको हल करना है, यही दे रखा है इसने, ठीक है ना। चलो अब इसकी ज़रूरत है नहीं, पेपर की ज़रूरत है नहीं, अब देखिए मैंने लिख दिया पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं पेपर को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए क्या करना है, क्या करूँगा मैं कि मैं देखूँगा क्या कि अब क्या करें, ये सूत्र क्या होगा, है ना, कुछ नहीं करना है, जो हमें सिद्ध करना है ना, ध्यान से देखिए, जो सिद्ध करना है उसको लिखो, ये वाला है ना इसको लिखो, पहले यहाँ पे लिखेंगे चूँकि मैंने हम सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। चूँकि हम जानते हैं, मतलब चूँकि का मतलब है कि हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है। मुझे भी नहीं है सूत्र, मान लो मुझे भी सूत्र याद नहीं है, तो मैंने यही लिख दिया। यहाँ पे तो ट्रिक क्या करो, इसको बराबर के इधर ले आओ, इसको बराबर के इधर ले आओ, तो ठीक है, माइनस 3xyz ले आए, हो गया, आधा सूत्र तैयार हो गया, बराबर क्या लिखेंगे अब बराबर। अब ऊपर वाले को लिख दो जो दिया है, लिख दो इसको इनको ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये लिख दो। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है आपको, सॉरी क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे फिर इंटू लगा दो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान रखना है, जैसे इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर याद है ना, तुम्हें याद होगा, हाँ, तो उसको लिखो a स्क्वायर, ठीक है, लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये होता है ना प्लस वाई स्क्वायर, ये होता था ए स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर,
प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इससे याद रखना ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब हम पढ़ा था, अगर याद होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, वही तो लिख दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। आगे क्या आता था प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो आता था। बस यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना कि पहली बात तो इसमें अब प्लस नहीं आएगा, ठीक है, और प्लस भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, तो अब क्या बचा, तो प्लस की नहीं आएगा तो इसका मतलब माइनस आएगा, तो ab क्या आएगा, ab मीन्स क्या आएगा, एक्स वाई, क्या आएगा, एक्स वाई, ओह सॉरी 3 नहीं आएगा ना यहाँ पे, सिर्फ एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर है, और इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। मैं यहाँ पे चाहता तो मैं सूत्र को ए प्लस बी प्लस सी में भी वो कर सकता, तो वो तो याद करने वाली बात है। हम क्या करेंगे, इसी को बिल्कुल इसी से लिखना है ये सूत्र, क्योंकि जो बुक है ना एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें यही दे रखा है, तो हमें क्या दिक्कत आ रही भाई, जो याद हो रहे हैं उनको तो ठीक है, और इसका प्रयोग में उतना नहीं होता, तो इसलिए क्या करो, इसको यहीं से निकाल के देख लो। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z ये इधर ला दिया। ठीक है, इसके बाद जो दिया था उसको लिख दिया। उसके बाद क्या कर, इसी का जो हमारा ये वाला सूत्र होता था, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। फिर मैंने यहाँ पे क्या, दो चीज़ें याद रखनी, एक कि 2 नहीं आएगा, जो यहाँ पे हमारा आता था ना 2ab 2bc 2ca, ये 2 नहीं आएगा, एक चीज़ तो हमें याद रखनी है। और दूसरा हमें क्या याद रखना है कि धन भी नहीं आएगा, 2 भी नहीं आएगा, धन भी नहीं आएगा, 2 ऋण भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, ये दो चीज़ें हट जाएगी, तो क्या आएगा, ओ सॉरी धन भी नहीं आएगा और 2 भी नहीं आएगा, तो धन नहीं आएगा तो ऋण आएगा, और ऋण एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्लियर है, तो देखिए अब क्या होगा इसमें कि ये हमें ये, अब देखो ये हमने सूत्र लिख दिया। अब मैं लिखूँगा दिया है, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, दिया है, क्या दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। ठीक है, फिर से लिखो सूत्र, एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz ये है बराबर, ठीक है बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड, ये जो है x प्लस वाई प्लस, इसकी जगह पे क्या रख दो, 0 रख दो। ठीक है, इनटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान क्या, ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि 0 का जब किसी के साथ गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर पूरा का पूरा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0, इसके साथ गुणा करके पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ठीक है, अब जो जैसे हमने इसको पहले इधर लाया था ना, अब इसको फिर उधर ले जाओ, है ना, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, 3xyz, यही तो प्रूफ करना था, ये तो करना था प्रूफ, है कि नहीं। देखिए आसान क्वेश्चन है बहुत, सूत्र बड़ा है इसमें, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट ये 0 है क्योंकि उसको 0 कर देगा और दैट्स इट, यहीं पर कंप्लीट क्वेश्चन। अब हम हल करते हैं इसका 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतःभुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और उनकी अंतःभुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। देखिए ये एक प्रमेय है, ठीक है, ये प्रमेय क्या है कि सिद्ध करने के लिए आ रही, क्या कह रहे हैं कि 2 कोण और उनकी अंतःभुजा मीन्स कोण भुजा कोण, है ना, भुजा कोण एक सर्वांग समता का नियम होता है ना, कोण भुजा कोण, इसको ये कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए। ठीक है, देखिए ये थोड़ा लेंथी हो सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, मान लो, ठीक है, दिया तो इसने एक त्रिभुज है भाई, ठीक है, दिया है एक त्रिभुज दिया है एक त्रिभुज, मान लो क्या है ABC, ठीक है, एवं दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है मान लो कोई, इसमें ऐसा चिन्ह बना देते हैं ना, त्रिभुज ABC, और दूसरा क्या है त्रिभुज CDEF।
ठीक है। मान लो हमारे पास दो त्रिभुज हैं, मान लो या दिया है समझ लो, ठीक है ना। इसमें इसने जो बोल रखा ना, देखिए सर्वांग समता की बात करें तो दो त्रिभुज तो होना अनिवार्य है, ठीक है बेटा। तो एक त्रिभुज मान लो ABC, दूसरा त्रिभुज क्या है DEF। अब इसमें क्या होगा कि अब ये कह रहा है कि वो क्या शर्त क्या दे रही है उसने कि दो कोण और उनकी अंतःभुजा बराबर है, ठीक है। तो चलो हम पहले एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। त्रिभुज बना दिया, मान लो हमने इस प्रकार का एक त्रिभुज बना दिया, इसी प्रकार से एक दूसरा त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम है मान लो ABC, ये है DE और F, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये है दिया है, एक बार लिख दिया हमने। तो क्या कह रहा है ये कि त्रिभुज ABC दूसरे में है, ठीक है। इसको पूरा लिख देते हैं, सॉरी, है, ठीक है, जिसमें या जिनमें ठीक है, जिनमें क्या क्या है। एक तो है कोण A बराबर कोण B, ठीक है। मान लो A वाला कोण किसके बराबर है, D के, कोण D। दूसरा है कोण B बराबर है कोण C के, E के, सॉरी, कोण B बराबर है कोण E के। दो चीज़ें दे रखी हैं, दो भुजाएं, एवं इनकी जो भुजा है मान लो संगत भुजा कह रहे हैं ना, तो मान लो AB बराबर DE, ठीक है। ये सब हमें क्या दे रखा है, इसने प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज DEF की, ठीक है। इसमें हम अब इसमें देखिए हम दो तीन स्थितियां देखेंगे इसकी, ठीक है। कंडीशन हम करेंगे कि देखिए जैसे हम आपको ध्यान होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो हम उसको क्या करते, पहले उल्टा करते थे। हम बोलते थे कि हम देखते हैं क्या पता वो परमेय है ना। हम देखते थे कि माना √3 एक परमेय संख्या, फिर हम उसको सिद्ध करते थे। आगे जाके हमें पता चलता था कि ये तो परमेय संख्या नहीं है, तो हम बोलते थे कि ये अपरमेय, ठीक। इसी तरह हम इसमें क्या करते हैं, हम इसको ये करना है जबकि हमें पता है कि ये है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हम इसके लिए दो स्थितियाँ रखते हैं, ठीक है। हम दो स्थितियाँ क्या रखते हैं, देखिए चलो इसमें लिख देते हैं स्थिति या कंडीशन फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा बच्चों, हम लिखते हैं इसने बोल रखा है। देखिए अगर आप फिगर दिख रहा है तो ये देखिए ये और ये बराबर है, ठीक है। ये कोण ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम प्रूव करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। हम लिखेंगे कि माना, मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूँ कि माना क्या है कि जो मेरी एक ये भुजा है BC, कौन सी भुजा है इसमें, BC, वो इसके बराबर है EF के, ठीक है। मैंने क्या कर दिया कि माना जो मेरी BC भुजा है वो इसकी माना कर दिया, मैंने क्या कर दिया, माना। तो बच्चों ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा, तो देखो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर EF, ठीक है, EF, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अब दूसरा हमारे पास तो था ही क्योंकि हमें दिया गया था कि मान ये तो हमने मान लिया ये वाली भुजा क्या है कि बराबर है, लेकिन उससे पहले क्या हमारा एक कोण है, कोण B बराबर कोण E, ये भी बराबर है। और जो भुजा है हमारी AB वो बराबर है किसके, DE के। ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। इसको हमने क्या करा, माना, इसको क्या करा, माना। ये क्या था, दिया है, ये क्या था, हमें दिया गया था, और ये हमें दिया है, ये दो चीज़ें तो हमें दिया है ना। ये वाला कोण इस कोण के, देखिए ये वाला कोण इसके बराबर है और ये वाली जो भुजा है ये इसके बराबर है। हमने क्या कर दिया, ये वाली भुजा भी मान लो इसके बराबर है। तो अगर अब हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा, ये क्या है, भुजा कोण भुजा क्या है ये, इसको हम बोल सकते हैं साइड एंगल और साइड, जिसको कहते हैं भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से, ये कर दो, ठीक है। तो इस कोण से क्या होगा कि जो मेरा त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज DEF के। होगा कि नहीं होगा, पहली कंडीशन में तो हमने ये प्रूव कर दिया,
ठीक है। अब स्थिति दो, स्थिति दो देखिए क्या होगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप फिगर, हमने पहली कंडीशन क्या रखी थी कि मान लो ये दोनों बराबर है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में हम रखते हैं कि मान लो ये बराबर नहीं है, या हमने बोल दिया बी सी बड़ी है, क्या कर देंगे हम लिखते हैं कि माना, देखिए बच्चों तो बोर मत होना, ये वैसे ये इसमें थोड़ा ना लेंथी है, ये थोड़ा ना बोरियत तो हो जाता है ना। तो माना क्या है कि जो मैंने बी सी बोला था ना, मैंने क्या बोला था कि बी सी जो भुजा है मेरी, जो बी सी भुजा है वो बराबर है ई एफ के, और यहाँ मैं लिख दूंगा जो बी सी है वो ग्रेटर देन है ई एफ के, ये मैं कहता हूँ। समझ में आ गया, ठीक है। देखो आप, तो अगर ऐसा होता है तो ये, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक लाइन, एक ऐसी रेखा की, तो यहाँ इसको मानने बिंदु क्या है हमारा P है। अब मान लो ये दोनों बराबर है, कौन सा B से P, और ये पूरा का पूरा अब मान लो बराबर है, क्योंकि जब वैसे तो BC बड़ी है तो कहीं ना कहीं पे बराबर तो होगी ना। तो मैंने इस बिंदु को मान लिया कि इस बिंदु पे ये क्या है, BP जो है EF के बराबर है। क्लियर है। तो चलिए अब इसको देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो BC पर एक ऐसा बिंदु लेंगे जो क्या होगा, जो BP होगा वो बराबर होगा बच्चों EF के। यहाँ पे ध्यान से समझ के कहानी। मैंने क्या करा कि ये कह रहा है कि BC इससे बड़ा है, ठीक है, BC क्या है इससे बड़ा है, तो कहीं ना कहीं पे कोई बिंदु होगा जहाँ से ये बराबर होंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या है BP जो है इसके बराबर है, तो मैंने क्या लिखा कि जो BP है वो बराबर है EF के, ठीक है। अब क्या होगा कि जो मेरी BP, जो यहाँ से BP होगा, अब ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ध्यान से देखिए। अब क्या होगा, BP बराबर होगा EF के, ठीक है। दूसरा क्या, ये कोण जो है ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे, होगा कि नहीं होगा। और जो BA है या AB भुजा है, ये DA, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो भुजा कोण और भुजा कोण भुजा, पुनः आ गया भुजा कोण भुजा से क्या होगा, ये वाला जो त्रिभुज होगा ये इसके क्या होगा, सर्वांगसम होगा। चलिए इसको लिखते हैं, आगे तब देखते हैं, ठीक है। तो जो कि ऐसा होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए देखिए इसलिए थोड़ा इसमें पहले लिख देते हैं किसकी बात हम कर रहे हैं, त्रिभुज इसका नाम क्या होगा, देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा ABP, इस वाले त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज में ABP एवं DEF में त्रिभुज ABP एवं त्रिभुज दूसरा कौन सा है वो DEF में, इन दोनों में क्या मिल रहा है, कि जो बेटा मेरा ये BP है वो बराबर आ रहा है EF के, पहली बात। दूसरा जो उनका कोण है, कौन सा है, कोण B, वो बराबर किसके है, कोण E के। ये तो हमने क्या करा है, ये तो हमने निकाला है ना, ये हमने सिद्ध, मतलब चलो जो भी है इसको, मतलब इसमें तो चलो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे पास क्या दिया है, ये क्या है दिया है, कोण भी है। और दूसरी इन्होंने क्या दे रखी है कि जो BC है वो बराबर है EF के, ये भी हमें क्या था दिया है, ये दो चीज़ें हमें क्या थी गिवन है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, भुजा कोण भुजा, ठीक है, भुजा कोण भुजा SAS नियम से, इस नियम से क्या हो रहा कि जो त्रिभुज ABP है वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज DEF के, होगा कि नहीं होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। तो अगर ये सर्वांगसम है, ध्यान से देखिए भाई, तो अगर ये सर्वांगसम है कौन सा, ये वाला यहाँ से छोटा वाला, जबकि हमने बड़ा वाला तो कर दिया। अभी कह रहे कि अगर ये भी क्या है सर्वांगसम है, तो उनका जो ये वाला कोण था, ठीक है, ये वाला इसका और ये, तो इसने तो कहा था कि A और D कोण बराबर है, दिया बोला था कि नहीं बोला था। तो इसके हिसाब से तो ये जो कोण होने चाहिए ये तो बराबर होने चाहिए थे, फिर कौन सा BAP बराबर होना चाहिए EDF के, होना चाहिए नहीं, मतलब जो कोण D है वो इसके बराबर होना चाहिए। लेकिन इसने तो बोला है कि ये जो इसके बराबर है, इसका मतलब हमने क्या कर दी, गलती कर दी। समझ में आ गया।
ठीक है। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि जो बी जो ये होगा हमारा ए पी, ये ए सी के बराबर होगा, क्योंकि कोण तो यहाँ पर है ना। कि जो ए पी होगा ये क्या होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए, मैंने संपाती होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर होंगे, तभी हमारे ये कोण बराबर होंगे। ध्यान से समझिए, ठीक है ना। तो ये इसका क्या है? कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके सर्वांग सम है, अर्थात इससे हमारा क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है कोण बी ए पी, जो कोण है बेटा बी ए पी, वो बराबर होगा कोण ई डी एफ के। कोण ई डी एफ ये होगा, ठीक। परंतु हमें दिया है हमें क्या दिया है कि हमने इसने बोला कि जो बी ए सी है, कोण बी ए सी बराबर है, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी ई एफ के। किसके? डी ई एफ, सॉरी क्या है, नहीं ई डी एफ के, ई डी एफ के, ई डी एफ ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो हम लिख देंगे जो कि तभी संभव है जब ए पी ए सी पर संपाती हो, अर्थात ए पी बराबर ए सी, ठीक है। अतः जो त्रिभुज हमारा कौन सा है ए बी सी, वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमने प्रूव कर दिया 2 बार। किससे? SAS नियम से, ठीक है। इस नियम से मैंने इसको 2 बार निकाल दिया। तो 2 बार ही काफ़ी होता है। वैसे तीसरी स्थिति भी आप कर सकते हो। तीसरी स्थिति में किसी और भुजा को लेके चलेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी करते हो तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि समझ में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पेज थोड़ा ये भी हो गया ना, मैंने यहाँ से शुरू किया। अगर मुझे पहले पेज पे शुरू करता थोड़ा एक ही तरफ होता तो चित्र समझने में आसानी होती ना, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो वैसे समझ सकते हैं आप, पहला तो समझ में आ गया होगा। देखो स्थिति जो कंडीशन फर्स्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी दिक्कत कंडीशन सेकंड में ये आ सकती है कि आपको लगा होगा कि ये कैसे हुआ। बी में कुछ नहीं बेटा, आप चित्र को समझिए, एक बार फिगर को देखिए। हमने इसने बोला कि मान लो जो ये बी सी है ना, यहीं पे समझाता हूँ मैं थोड़ा सा एक बार स्पीड से। जो बी सी है ये कह रहा है कि जो इस भुजा को जो हमने बोला था ये दोनों बराबर है। अगली बार हम क्या कंडीशन रखते हैं कि जो बी सी है बेटा वो बड़ी है मान लो इससे, ठीक है। कि ये वाली भुजा जो है ये इससे बड़ी है, ठीक है भाई। अब जब बड़ी होगी यार तो कहीं ना कहीं पे बराबर तो होगी ये भाई। इसका बी सी पे कोई बिंदु होगा जहाँ पे दोनों बराबर निकल रहे होंगे। तो हमने कहा कि ये ए पी पे यहाँ से बी से पी पे एक ये बिंदु है यहाँ से यहाँ पे, कि जहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं? बराबर हो रहे हैं। तो त्रिभुज तो बनेगा ना, बिंदु थोड़ी दिखाएंगे हम, इसको त्रिभुज बनाना पड़ेगा ना, पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हमने इसको ए से पी और ये इस तरह से त्रिभुज बन गया। तो ये बिंदु हमने फाइंड किया, तो हमने यहाँ से निकाला कि जो बी पी है ना, अब ये इसके बराबर हो गया है। देख लो कोई दिक्कत आए। अब जब ये दोनों, अब हम इस त्रिभुज को नहीं देख रहे, ठीक है। अब हम इसको और इसको देख रहे। तो हमने बोला कि भाई जब हमने अभी निकाला तो इसका मतलब बी पी और ई एफ बराबर होंगे। ये हमारा पहला आ गया। कोण भी तो इसने पहले ही बोला था, कोण भी तो बराबर है ई के। और तीसरा इसने बोला था ए बी और डी ई बराबर है। तो तीनों को लेके हमने लिखा कि हाँ भाई ऐसे ऐसा है। तो ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। लेकिन अब यहाँ पे कंडीशन कहाँ फंसी? इसने खुद ही क्या बोल रखा था कि जो कोण ए है वह कोण डी के बराबर है। देखो इसने पहले ही बोल रखा था कि जो कोण ए है वो कोण डी के क्या है? बराबर है। क्या है? कोण ए कोण डी के बराबर है। और यहाँ पे देखो सारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कोण ए है ये तो इसने काट दिया ना, ये तो कम हो गया। तो इससे हमारा क्या हो रहा है? गलत हो रहा। ये कब संभव है? ये तब संभव है जब ये पी बिंदु सी पर ही हो। पी बिंदु कहाँ पे होगा? सी पर होगा, तभी तो ये कोण पूरा हो पाएगा।
समझ में आ गया। तो ये क्लियर था। तो इसका मतलब ये हमने गलत धारणा कर ली थी कि यहाँ पे हमने कोई इस तरह हम ये गलत बोल रहे थे कि बीपी क्या हो बड़ा हो, वो है बीसी क्या हो इससे बड़ा हो, ये नहीं हो सकता। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया। 2 टाइम्स अगर हम प्रूफ कर लेते हैं तो दैट बहुत है, इनफ है, ठीक है ना। तो अब तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। कोई नहीं, अगर नहीं आया होगा तो जब इस चैप्टर को ही मैं कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊँगा उसमें हम इसको कवर कर लेंगे। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। समीकरण पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के 4 हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, 4 हल ज्ञात करने, ठीक है। क्या कह रहे हैं, समीकरण है, ठीक है। तो पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यह है पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है। इसके हमें क्या करना है, 4 हल ज्ञात करने। तो चलिए पहले इसका थोड़ा ना बच्चों कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, पहली बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास समीकरण, देखो पहले तो ये समीकरण है, पहली बात क्या है, समीकरण हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसमें बायां पक्ष और दायां पक्ष है, पहली बात, ठीक है। जब ये समीकरण को हल करने की बात आती है, पहले मैं समझा चुका हूँ, तो ये भी मैंने बताया था, क्योंकि इसमें 2 चर हैं, है ना, 2 चर हैं, तो 2 चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्यों होगा, क्योंकि एक्स की घात और वाई की घात दोनों की घात कितनी है, 1 है, क्लियर है। तो इसको जब भी हल करना होता है, जब हमने इससे पहले इसी पेपर में हमने हल किया था, तो हल का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई का वह मान जहाँ पे हमारे दोनों पक्ष क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं, इसके 4 हल निकाले। अब हम कैसे करें, हमारे देखो पिछला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको ध्यान होगा यहाँ पे 2 बिंदु थे। एक बिंदु था 0 2, तो हमने क्या किया था, एक्स की जगह 0 रखा था, वाई की जगह 2 रख दिया था, तो हल निकाल दिया था। बराबर आए तो हमने बोला हल है, नहीं आए तो हमने कहा था नहीं है। लेकिन इसमें कुछ नहीं दे रखा है, एक बोल रहा खुद ही निकालो। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों, एक रास्ता है कि हम पहले अपने हिसाब से एक बार हम एक्स को 1 रखें, वाई को 2 रखें। अब वो आता भी है नहीं आता है कि नहीं। दूसरी बार मैं एक्स को 0 रखता हूँ, वाई को मैं कुछ रखता हूँ, दोनों को मान रखता हूँ, तो पता नहीं क्या होता है ना, बहुत लेंथी हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे पास संख्याएँ बहुत है भाई, एक बार मैं 0 रखूँगा, एक बार मैं यहाँ 1 रखूँगा, फिर मैं एक बार यहाँ 1 रखता हूँ, यहाँ भी 1 या -1 या भी 2, या मतलब अल्टरनेट कुछ भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन हल होगा या नहीं होगा बहुत कुछ कह नहीं सकते, बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो इसके लिए क्या करना है हमने, बहुत ही आसान तरीका, हम किसी एक को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे, किसी एक को। मैं पकड़ रहा हूँ एक्स को, क्या करेंगे, एक को पकड़ो। 4 हल कह रहा है ना, ये देखो, ये 4 हल के लिए कह रहा। हम तो अब देखो कितने निकल सकते हैं। तो हम क्या करें, एक्स को सबसे पहले क्या करो, जहाँ से आपको सही लग रहा, ठीक है। तो हम सीधे लिखेंगे, ये हमें दिया है, ठीक है, मैंने लिखा नहीं, कोई नहीं समझ दिया ये है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, देखिए सीधी सी बात है, एक्स बराबर 0 रखने पर कुछ नहीं रखना है, मतलब वाई को नहीं छेड़ना है, वाई जैसा है वैसे रहने दो, एक्स की जगह मान रख लो। तो एक्स बराबर 0 रखने पे क्या हो जाएगा, पाई एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये पाई जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 9। इस मीन्स ये हो जाएगा वाई बराबर 9, वाई बराबर क्या आ जाएगा, 9। निकल गया कि नहीं निकल गया, ठीक है। तो मेरा जो पहला बिंदु आया, बिंदु या हम इसको हल कह सकते हैं, जो पहला हल होगा, जो पहला हल आया मेरा वो कितना आ गया, जब मैंने x को क्या रखा, 0 रखा, तो y का मान क्या आ गया मेरा, 9 आ गया। पहला हल तो हो गया मेरा ये, क्लियर है, समझ में आया। इसके बाद देखो दूसरा, मैं क्या करूँगा, x बराबर 1 रखने पर, एक एक करके चलते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पे क्या होगा, देखिए क्या होगा, पाई इसकी जगह आ जाएगा इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो पाई एकम पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, वाई यहीं रहेगा, ये पाई यहाँ पे कैसे है, वाई इधर जाएगा, तो यहाँ पे वाई धन, पाई धन का है, तो उधर आके क्या हो जाएगा, बराबर 9 माइनस पाई, ठीक है, आ गया हमारा वाई का मान। तो जब हमने एक्स को 1 रखा, ठीक है, दूसरा हल ऐसे लिखते हैं, दूसरा हल क्या है कि जब मैं एक्स को क्या रख रहा हूँ, 1 रख रहा हूँ, तो मेरा वाई कितना आ रहा है, 9 माइनस पाई आ रहा है, क्लियर है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बार हम क्या रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो देखिए पाई यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा 2 पाई
प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो वाई तो यहीं रहेगा बेटा, 9 भी यहीं रहेगा, 2 पाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, तो तीसरा हल क्या आ गया मेरा, तीसरा हल क्या आ गया, जब मैंने x की जगह क्या रखा 2 रखा, तो y का मान क्या आ रहा मेरा 9 माइनस 2 पाई। क्लियर है, बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप रीचेक कर सकते हो। जैसे मान लो एक बार क्या करो, यहाँ पे जो ये जैसे ये समीकरण है, इस समीकरण में देखो आप, मान लो आप यहाँ पे क्या रख दो 0 रख दो, यहाँ पे 9 रख दो, तो ऑटोमेटिक ये बराबर होगा कि नहीं होगा। दूसरी बार आप क्या कर दो, यहाँ पे 1 रख दो, ठीक है, यहाँ पे 9 माइनस पाई रख दो, तो ये कट के 9 ही आएगा, है ना। इस तरह से चौथा हल भी कर देते हैं। क्या लिखेंगे, x बराबर 2 हमने रख दिया, चलो एक बार ऋण 1 रख दें, थोड़ा अलग रखना चाहिए ना रखने पर। तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, ये माइनस पाई हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पाई है बेटा माइनस का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस पाई, यही हमारा क्या है हल है। तो तीसरा हल, चौथा हल क्या आ गया मेरा, चौथा हल क्या हुआ कि जब मैंने x की जगह पे ऋण 1 रखा, तो y मेरा क्या आ गया 9 प्लस पाई। इस प्रकार से हमने इसके कितने हल कर दिए, 4 हल कर दिए। और अगर आप इसको हर किसी बच्चे के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है ना, अलग अलग बहुत सारे, क्योंकि वो डिपेंड करेगा ना कि आपने x क्या रखा, ठीक है ना। तो ये अगर हम इस समीकरण में देखें कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं उनके ना अनंत हल आ सकते हैं, अनेकों हल आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करेगा हर बच्चे क्या रख रहा है, या हर कैंडिडेट पे, हर पर्सन पे। मान लो कोई x, जो तुम x का मान रखोगे y उतने उस हिसाब से आएगा, x का मान तुम कुछ भी डाल दो y का मान उसी पे निर्भर होगा। समझ में आ गया, ये चीज़ होती है। तो यहाँ से हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 25। ये कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से समझिए, ये क्या है, x-2 बहुपद 4x² प्लस kx-16 का एक गुणनखंड है। ये बता रहा है कि इसका ये गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर हमने अभी गुणनखंड किया था, पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, जिसमें क्या था 4y² प्लस 4y नहीं -4y प्लस 1 ऐसे कुछ था, उसके हमने गुणनखंड किए थे। जब हमने गुणन किया तो उसके 2 गुणनखंड आए थे। ठीक है बेटा, तो गुणनखंड होता क्या है, पहले गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड आपको पता है, जैसे हम किसी संख्या का भी गुणनखंड करते हैं, 225 का गुणनखंड किया था हमने, तो गुणनखंड होता है क्या, मतलब गुणनखंड में ये होता है कि जो उसके टुकड़े आए होंगे ना, उन टुकड़ों में से तुम किसी का भी भाग दे दो उस संख्या में, वो शेषफल नहीं आएगा, उसमें शेषफल नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो x-2 इसका गुणनखंड है, अर्थात अगर मैं x-2 का इसमें भाग देता हूँ, x-2 का इसमें भाग देता हूँ, तो इसका गुणनफल क्या होगा, सॉरी इसका जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि x-2 से मैं इसमें भाग देता हूँ, क्या आता है, ये आता है 0 आएगा। और इसका एक गुणनखंड और भी होगा, लेकिन हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या करना है यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि x- इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इससे इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा, शेषफल नहीं आएगा, तो इसमें हम भाग नहीं देंगे। लेकिन हम यहाँ पे भाग नहीं देंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसके गुणनखंड को। अब गुणनखंड से हमें क्या निकलता है, हमारे इसमें मूल हो गए, शून्यक हो गए, जिनको हम बोलते हैं ना, वो निकलते हैं। तो हम देखते हैं, चलो पहले दिया क्या है, देखो दिया है बहुपद क्या है, 4x² प्लस kx-16 का एक गुणनखंड क्या है, एक गुणनखंड x-2 है, x-2 है, ये हमें दिया है। इसने बोला कि इसका ये गुणनखंड है। चलिए भाई, तो अगर ये गुणनखंड है तो क्या कर रहा होगा, ये इसको क्या कर रहा होगा, पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित कर रहा होगा। तो अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ, देखिए क्या है, x-2 है, ये इसका गुणनखंड है, इसको बेटा मैं 0 कर दूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँ, x का मान निकाल दूँ, जो कि कितना है 2 है, ये ध्यान दो। ठीक, तो ये भी इसको क्या कर रहा होगा, ये भी इसको क्या करेगा, पूर्णतः सेटिस्फाई करेगा, इस बहुपद को सेटिस्फाई, मतलब ये जो होगा ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। किस मान पे, x के, अगर मैं x बराबर दूँ, अगर आपने मूल पढ़े हैं, शून्य का पढ़े हैं, 0 पता था ना, जहाँ पे हमारा क्या होता है, x का वह मान जिस पर ये क्या हो जाए, हमारा बहुपद 0 हो जाता है, तो वही तो है ये।
ठीक है, गुणनखंड से ही बहुपद निकलते हैं। जैसे हमने गुणनखंड निकाला, ठीक है, उसको अगर हम थोड़ा आगे हल करते हैं, उसके बराबर में 0 रखते हैं, तो वहीं से हमारा यही हमारा क्या निकल आता है, शून्य हो चाहे मूल हो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि इस तरह से ये कह रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, x बराबर 2 रख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 पर ये क्या हो जाएगा, गुणनखंड है तो x बराबर 2 पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ, तो इस बहुपद को मान लो, चलो पी एक्स जो होगा, इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूँ। जैसे पी मैंने समझाया था पॉलिनोमियल है, तो अब मैं एक्स नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, P2 पर ये क्या है, 0 है। क्यों है 0, क्योंकि इसी ने तो बोला, क्योंकि जब ये इसको गुणनखंड है ना, तो मैं इसको, तो ये P2 पे क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए अब मैं इसको लिखता हूँ, गुणनखंड क्या कह रहा है, ये है मान लो 4 2 का स्क्वायर प्लस K2 माइनस 16 बराबर 0। समझ में आ गया। ये जो पॉलिनोमियल था, इसको तुम px भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। इसको हल करो, 2 का होगा 4, 4 × 4 प्लस 2 और k का गुणा हो जाए, कितना हो गया 2k, ये हो जाएगा माइनस 16, ऐसे रहेगा। कोई देखिए 4 चौको कितना हो जाएगा 16 प्लस 2k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। देखो 16 से 16 कट जाएगा, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो k बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो k का मान यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये कह रहा था ना k का मान निकालना है, ये तो था प्रश्न। इस प्रकार से तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो k का मान हमने इस प्रकार से निकाल दिया। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है।